Assalamu alaikum. My name is Mohammad Isnain Nasrullah. I am currently a fourth year MBBS student in Allama Iqbal Medical College. I did my MCAT in 2018 and scored almost 1016 marks and got admission in AIMC Lahore in first attempt, alhamdulillah. Now about my feeling after getting admission, basically it's kind of a story. मेरा जो मैंने रिज़ल्ट है अपना वो देखा था रात 4 बजे. आई वॉज वॉचिंग सम सीजन्स. ज़ाहिर सी बात है एम कैट को बंदा वेला हो जाता है काफ़ी. बट मैंने रिज़ल्ट देखा एंड आई वॉज क्वाइट श्योर कि के या AIMC. इवन जब मैं अपना टेस्ट दे के आया था तब भी आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मेरे 1000+ स्कोर हैं. मेरी तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की थी. सो रिज़ल्ट देख के मैं आराम से सो गया. सुबह जब अम्मी को बताया तो अम्मी नाराज़ हो गई थी. इवन शी वॉज क्वाइट फ्यूरियस. तो मैंने कहा अम्मी जी देखें मुझे पता तो था अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह के करम से मेरा या तो के में हो जाएगा या AIMC में हो जाएगा. सो इसके बाद जो फीलिंग है आप तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे होते हैं रिपीटर्स को मिला के जिनमें से आप सिलेक्ट होते हो एंड आई वॉज अमंग द टॉप 100 इन माई कॉलेज AIMC. सो इट वॉज लाइक द फीलिंग ऑफ बीइंग अ चोजन वन. क्वाइट कोर मेमोरी इन माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह. तो MCAT के दौरान सबसे मुश्किल जो चीज़ सबको लगती है डेट्स फ़िज़िक्स. और फिज़िक्स जो है मेरे लिए फ़िज़िक्स वॉट क्वाइट इंटरेस्टिंग. डेट वाज अ पॉजिटिव पॉइंट फॉर फिज़िक्स. और मैंने फ़िज़िक्स के सॉल्यूशन भी यही है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस. फ़िज़िक्स की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना क्लियर होते जाएंगे और आपको उतना मज़ा आएगा फ़िज़िक्स करने में. सो जो मेरी रूटीन थी वो ये थी कि मुझे अगर एक छोटा सा भी पॉइंट नहीं समझ आ रहा मैंने अपने टीचर के पास चले जाना. हत्ता कि मैंने इतनी प्रैक्टिस की अपने टीचर से इतने सवाल किए थे कि एक दिन आई डिडंट आस्क एनी क्वेश्चन. यानी तकरीबन FLP के डेज थे और उसमें तकरीबन सारे मेरे पॉइंट्स क्लियर हो चुके थे. सो टीचर वाज लाइक नाराज़ हो बेटे आज कोई सवाल नहीं किया तुमने. सो फिज़िक्स का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप डिफरेंट तरह के जब फार्मूलाज और एस्पेक्ट्स देखेंगे तब आपका माइंडसेट उसी तरह से ट्रेन हो जाएगा. सेकेंडली जो चीज़ है दैट इज़ बायो इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव. बायो मेरे लिए मुश्किल थी क्योंकि बायो इन आवर सिलेबस इज़ क्वाइट आउटडेटेड और उसमें इंटरेस्ट बनाना बहुत मुश्किल काम होता है. लेकिन बायो की एक अच्छी बात यह है कि बायो तकरीबन एक फ्री के नंबर होते हैं. आप बायो सिंपल रीडिंग है, बस आपको इतना डेडिकेटेड रहना है कि आप बायो बार बार पढ़ सको. कमिंग टू केमिस्ट्री वाज क्वाइट गुड. और केमिस्ट्री के तो मेरे नज़दीक सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है कि उसके जो इक्वेशंस हैं उनके नोट्स क्योंकि वो इक्वेशन में आपको घुमाते हैं. केमिस्ट्री का सबसे बड़ा इलाज ये है कि आपके इक्वेशन जो है ना उनसे आपको मानूस होना चाहिए. उनके आपके छोटे छोटे नोट्स होने चाहिए. और हमारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के सवाल होते थे डिफरेंट. वो ऑर्बिट में एनर्जी गेन हो रही है या लॉस हो रही है. डेट वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग कंसेप्ट. अगर आपने वो क्लियर कर लिए तो केमिस्ट्री इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. So mistake during MCAT, one of the biggest mistake during MCAT is lack of practice. स्टूडेंट का ज़्यादा ध्यान होता है बुक के रिवीजन की तरफ. दे वर लाइक कि मैं अगर प्रैक्टिस करूँगा तो मेरी तो अभी तैयारी नहीं, यानी मैंने अभी इतना रिवाइज़ ही नहीं किया कि मैं उस मटेरियल को रिटेन रख सकूँ, तो मैं अभी प्रैक्टिस क्यों करूँ. पहले मैं अपना कवर करता हूँ, सिलेबस कवर करता हूँ, उसको 4 बार पढ़ूँगा, फिर मैं प्रैक्टिस करूँगा. बट एक बात सबसे इंपॉर्टेंट MCAT में है. MCAT जो है एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम है. आप प्रैक्टिस करोगे, एक दफ़ा आप रिवाइज़ करते हो, उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एज इट इज़ जैसा बुक में लिखा है उसी तरह आपके जहन में आ जाता है. लेकिन एक दफ़ा आप प्रैक्टिस करते हो और जब उसको डिस्कस करते हो तब वही जो आंसर जो बुक में लिखा है वो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है आपके ब्रेन में. सो प्रैक्टिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. ख़ास तौर पे जो लास्ट वीक आपका बचता है उसमें जो एंड के 3 दिन हैं वो होते हैं रिवीजन के लिए और जो 4 दिन बचते हैं दैट इज़ फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस. अब हमारे बारे में तो FLP वगैरह इतने मुश्किल से मिलते थे, लेकिन अब चूँकि इंटरनेट पे हर PDF आई हुई है, हर अकेडमी के आए हुए हैं. सो मैं तो कहता हूँ कि आप ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उसमें जहाँ से आपको FLP मिलते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, उसको डिस्कस करें, अपने टीचर से पूछें, अपने सीनियर से पूछें. बट the practice is the most important thing that makes you perfect for the MCAT. So about the revision stuff. सबसे पहले MCAT का चूँकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, you are covering 2 year worth of syllabus in almost 3 to 4 days.
सो MCAT में सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है रिवीजन के दौरान आपके नोट्स, और नोट्स सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री के, नॉट एनी अदर सब्जेक्ट। बायो आपने एज इट इज़ पूरी बुक से पढ़नी है, क्योंकि बायो के आपके सवाल बुक से ही वही लाइनें उठा के देते हैं। सिर्फ आपको जेनेटिक्स वाले टॉपिक्स जो हैं उनमें थोड़ा सा घुमाएंगे, बाकी उनके पास इतना मटेरियल है ही नहीं कि बायो में वो आपको घुमा सकें। बायो की आपने बुक ही रखनी है, उसको एक एक लाइन पढ़नी है, एक दफ़ा नज़र से ज़रूर गुजारना है। नाउ कमिंग टू द फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। फिज़िक्स और केमिस्ट्री के मोस्टली जो सवाल हैं वो इक्वेशन बेस्ड होते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। उसके आपके जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे, जितने अच्छे आपने नोट्स बनाए होंगे, स्पेशली फिज़िक्स में एक पेज, कोशिश करें आपके पास एक पेज हो जिसमें आपके सारे फार्मूलाज लिखे हुए हों फिज़िक्स का। और केमिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं जिसको आपने कंपेयर करना है, जिसको सॉल्व करना है, ख़ास तौर पे वो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ और इलेक्ट्रॉन गेन वाली, वो आपके नोट्स में ज़रूर होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश, इंग्लिश में इतना टाइम नहीं होता कि आप उसकी बुक्स पढ़ सकें कि उसमें से लाइनें देते हैं, और चूँकि वो प्रैक्टिकल ग्रामर होती है तो उसमें जो आपको ग्रामर पढ़ाई जाती है एज इट इज़, लॉज होते हैं डिफरेंट ग्रामर के, उनको आपने एक नज़र मारनी होती हैं। और विकैब अगर टाइम हो तो विकैब आप लोग एक एक नज़र मार लें, उसके शुरू के कुछ मायनी सिनोनिम्स होते हैं उनको देख लें, वरना इंग्लिश की विकैब इतनी एक्सटेंसिव होती है कि अगर आपके पास टाइम नहीं भी बचता तो आप उसको छोड़ के कुछ और चीज़ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि टेस्ट के दिन आप अपने आप को फोकस कैसे रखेंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि बच्चे माशाल्लाह उनकी तैयारी बहुत हाई टॉपर लेवल की, लेकिन वहाँ पे जाके वो घबरा जाते हैं। यानी मेरा अपना ही एक दोस्त, उसने MCQs का एक पैटर्न गलत किया है, 46 की जगह 47 लगा दिया है, और उसके बाद वो लगाता गया, उसके सारे गलत हो गए, ही वॉज इन द रिपीट सेशन। सो इन चीज़ों से बचने का सबसे आसान तरीका है, फर्स्ट आपने तैयारी कर ली है, आपका अपनी तैयारी पे इतना एतमाद होना चाहिए कि मेरी तैयारी पूरी है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैंने इस तैयारी के साथ MCAT देना है। पहली बात, आपने वहाँ पे नोट्स नहीं लेके जाने अपने, बिल्कुल भी नहीं लेके जाने, क्योंकि वो जो उस वक्त आप पढ़ेंगे वो आपके जो पिछले कॉन्सेप्ट हैं उनके साथ ओवरलैप होंगे। सो इसका आपने ध्यान रखना है। थर्ड, वहाँ पे कोशिश करें, क्योंकि हम लोग एक एकेडमिक सिस्टम है हमारा, क्लासेस का सिस्टम है, सो जहाँ पे सेंटर बनता है वहाँ पे हमारे दोस्त होते हैं, क्लासमेट होते हैं, कोशिश करें घंटा पहले लोग पहुँच जाते हैं, कोशिश करें आप उनके ग्रुप में जाके खड़े हुए बातचीत करें, थोड़ा मूड लाइट करें, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। और पॉजिटिव पॉइंट है, आप चॉकलेट लेके जाएं, वो खा सकते हैं। बेसिकली अगर उस टाइम आप थोड़े चिल रहेंगे ना, यानी नोट्स की जान छोड़ के आप थोड़े चिल रहेंगे, आपके नर्व स्टेबल हो जाएंगे, आपका अपनी तैयारी पे एतमाद बढ़ेगा कि मैंने इस तैयारी के साथ पार कर लेना है इंशाल्लाह। सो दोज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। और एक और बात कि घड़ी आपको ज़रूर अपने साथ रखनी चाहिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उधर टाइम को आपने देखते रहना है। हर सेशन में टाइम डिवाइड होता है, घड़ी जो है आपने पहले सोच के जाना है मैंने किसके लिए कितना टाइम डिवाइड करना है। बायो सबसे एक्सटेंसिव होता है, बायो सबसे पहले करते हैं, तो बायो के जितने MCQs हैं, हर MCQs के 20 सेकंड का हमने मार्जिन रखा होता है, 20 सेकंड इस तरह, क्योंकि बायो वो टिक टिक वाला हिसाब होता है, उसमें इतना सोचना नहीं पड़ता। बायो से आपने टाइम बचाना है, ठीक है। जब आपका टाइम बचेगा आपने देखना है कि मेरे पास इतना टाइम बच गया, सो आप में कॉन्फिडेंस और आएगा। जब टाइम बचेगा और कॉन्फिडेंट आएगा। आपने उसके बाद फिर लोग करते हैं केमिस्ट्री करते हैं, केमिस्ट्री थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट दैट्स अगेन लाइक बायो, बुक की लाइंस होती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री और टाइम आपने बचा लिया। अब सबसे हार्ड पार्ट आता है द फिज़िक्स के लिए लोग टाइम बचा के रखते हैं। मेरी स्ट्रैटेजी ये होती थी, मैं फ़िज़िक्स इंग्लिश के भी बाद में करता था, क्योंकि इंग्लिश का छोटा सा पोर्शन होता है, वो पोर्शन थोड़ा सा टाइम लगा के निकाल लेते थे, उसके बाद फ़िज़िक्स करते थे, क्योंकि फ़िज़िक्स के लिए सारा टाइम बचा के रखना होता था। एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने वाली है वो है, कुछ बच्चे होते हैं कुछ सवालों में फंस जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइप ऑफ नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है उनका कि ये मेरे से सॉल्व क्यों नहीं हो रहा। चूँकि पहले आप लोगों का कंप्यूटराइज था, अब बबल शीट पे हो गया है। एक बात आपने याद रखनी, बबल शीट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, अगर आपको एक सवाल नहीं सॉल्व हो रहा, यू कैन लीव इट, उसको रगड़ा लगाने की कोशिश ना करें, उसको छोड़ें। आपका जो क्वेश्चन पेपर है आप उस पर कोई स्टार बना लें या उस पर सर्कल लगा लें, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, वहाँ पे मसला हो जाता है, वहाँ पे लगाएं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जो नहीं सॉल्व हो रहा, अगले क्वेश्चन की तरफ जाएं, अपना टाइम बचाएं। एंड पे
आप अंदाज़ा लगाएं 15 मिनट पहले मैंने सॉल्व किया था और मेरे साथ मेरा क्लासमेट बैठा था, उसने 20 मिनट पहले सॉल्व कर लिया था। अगर आप स्ट्रेटजी टाइम की लेके चलें 20 मिनट में आप 4-5 सवाल आपके जो हैं उनको आराम से देख सकते हैं। नहीं भी आ रहा तो बंदा क्लोज लगा देता है। ये स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो आपका प्रेशर कम करती हैं और आपका जो है एक सीक्वेंस वाइज चल रहा होता है। आपको एक पार्ट करके अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें मेरे कितने सही हैं या कितने गलत हैं। सो माई मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन MCAT इज़ कि देखें हम लोग काफ़ी घबरा जाते हैं जब कोई इम्तिहान आता है। MCAT इज़ क्वाइट अ नर्व रैकिंग एग्ज़ाम, मैं मानता हूँ, ठीक है। लेकिन आप अगर उसको कंपेयर करें जो आगे एग्ज़ाम है, आपने कल को मैदान हश्र में भी अल्लाह के सामने खड़े होना है, जवाब देना है और वो इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अब मेरी स्ट्रेटजी यही थी, आई कंपेयर दैट एग्ज़ाम टू दिस MCAT एग्ज़ाम और यकीन माने MCAT का एग्ज़ाम उसके सामने कुछ भी नहीं है। एंड वो उसने मेरी दैट रियली काम डाउन माई नर्व। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और एक इफ़ेक्टिव फैक्टर था कि आप अगर अपने जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हैं जो आपने फेस करने हैं उसके साथ इस एग्ज़ाम को कंपेयर करें, सो इट्स नथिंग। और सेकेंडली आपको अपनी तैयारी पे यकीन होना चाहिए। जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस इज़ क्वाइट अ गुड थिंग रिलेटेड टू द MCAT थर्ड, ख़ास तौर पे जो रिपीटेड लोग हैं उनके लिए, कि आपने मेहनत की है, आपने जो दूसरे लोग हैं उनसे ज़्यादा मेहनत की है और आप में इतना जिगरा था कि आपने दोबारा रिपीट किया है, हर किस्म के एक हार्डशिप को बर्दाश्त किया। सो आपको अपनी उस स्ट्रगल पे और अपनी उस तैयारी पे यकीन होना चाहिए। एंड प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट क्या होगा अगर ये ना हुआ वो ना हुआ। उस वक्त बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती इसकी। ये चीज़ें सिर्फ आपको होल्ड बैक करती हैं। आपने इन चीज़ों से गुरेज करना है, उस वक्त बिल्कुल नहीं सोचना। थैंक यू।